2 क्वेश्चन आपके आएंगे सॉलिड स्टेट से यार। 2 क्वेश्चन भी लिखना कौन पड़ेगा सर, 10 क्वेश्चन छोड़ दें। चलो, सारे सॉलिड के पार्ट्स तो हो गए थे ना यार। अब हम लोग देखेंगे सम डिफिनेशंस, ठीक है। ठीक है, कुछ डिफिनेशंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लिया जाए। तो सबसे पहला डिफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट क्या होता है यार, लैटिस पॉइंट क्या होता है, हाँ क्या होता है, वो यूनिट सेल होता है, ठीक है। एटम्स आर रिप्रेजेंटेड in the form of points in space, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस स्पेस में अगर पॉइंट्स का कुछ भी अरेंजमेंट है, हमने बोला कि ये स्पेस है और ये क्या रखे हुए हैं, ये पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, लैटिस पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, लैटिस पॉइंट बोला जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करें क्रिस्टल लैटिस की, क्या करें, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ठीक है, या स्पेस लैटिस की बात करें, कौन बात कर रहा है यार, स्पेस लैटिस क्या होता है यार, स्पेस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस, ये जो पॉइंट्स है ना, अभी देखो इधर, हाँ ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक क्या हो जाएंगे, फिक्स ऑर्डर में, ये क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, ठीक है। स्पेस में इन्हीं पॉइंट्स को क्या करते हैं हम, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे हमने बोला कि ये क्या हो गए, देखो एक फिक्स ऑर्डर में क्या हो गए, अरेंज होंगे। अब इस ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस, ठीक है। अब क्या होता है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो स्पेस लैटिस होता है यही हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि अगर क्रिस्टल लैटिस की बात है तो इन पॉइंट्स पे अगर हम एटम को उठा के रख दें, इन पॉइंट्स पे हमने क्या कर दिया, एटम्स को उठा के रख दिया, तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। एटम्स को उठा के रख दो, जैसे हमने इन पॉइंट्स पे क्या रख दिया, सोडियम रख दिया, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा यार, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो पैटर्न हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। अब हो सकता है कि इसमें Cl भी कहीं हो, NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें Cl भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। Na सोडियम का जो क्रिस्टल होता है उसमें केवल और केवल सोडियम के एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो स्पेस लैटिस में पॉइंट्स के ऊपर एटम को उठा के रख दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे, चलो नोट कर लो। हाँ, अरे स्पेस लैटिस क्या होता है यार, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। हमने पॉइंट्स को उठाया और एक रेगुलर पैटर्न में क्या कर दिया, उसको अरेंज कर दिया। अब ये देखो ये पॉइंट्स थे, इनको हम क्या बोल रहे थे, लैटिस पॉइंट। इनको हमने उठाया और क्या कर दिया, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, स्पेस लैटिस। अब इन्हीं पॉइंट्स पे उठा के किसको रख दो, एटम को रख दो। कोई भी हमारे पास मेटल का एटम, कंपाउंड हो, कुछ भी, एटम्स को उठा के इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो क्रिस्टल बन के आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, ठीक है। समझ गए, चलो नोट कर लो। हाँ, किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ना कि अगर जो हमने लैटिस पॉइंट लिया है और उसको स्ट्रेट लाइन से सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स को किससे कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है हमें। हाँ भाई, एक यूनिट सेल जो होता है ना, यूनिट सेल का नाम सुना है,
जैसे कि एक सेल होगा, हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स को लिया और उनको स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दिया। अब वो जो एक फॉर्मेशन, सिंगल फॉर्मेशन बन के आएगा, जो कि पूरे थ्रू आउट क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, रिपीटेड होगा। ठीक, वही पैटर्न क्या होगा, पूरे लैटिस में क्या होगा, रिपीटेड होगा। तो उस सिंगल यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायमंड भी तो फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ना। हाँ भाई, डायमंड तो क्रिस्टल ही है, कार्बन का एक सबसे बेहतरीन क्रिस्टल है वो। हो गया, चलो अब यूनिट सेल लिखते हैं, एडिंग करिए यूनिट सेल। ए मोबाइल यार, मोबाइल बंद कर दे यार। हेडिंग करिए यूनिट सेल, लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स which is repeated throughout the crystal, which is repeated throughout the crystal, which is repeated throughout the crystal is known as unit cell। हो गया, हो गया। नहीं हुआ, चलो देखो यार, यूनिट सेल क्या होता है, कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। क्या है, क्रिस्टल लैटिस। ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, हम कुछ लैटिस पॉइंट्स को लेंगे और स्ट्रेट लाइन से उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो हमने इन 4 लैटिस पॉइंट को लिया और क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। देखो क्या बना, स्क्वायर बना। अब ये क्या है ना कि ये पूरे थ्रू आउट क्रिस्टल क्या होगा, रिपीट होगा। अब जैसा स्क्वायर यहाँ बनेगा, वैसा यहाँ बनेगा, वैसा यहाँ बनेगा, वैसा यहाँ बनेगा, नीचे भी वैसे ही बनेंगे। ठीक, मतलब इसी स्ट्रक्चर के रिपीटिंग पैटर्न से पूरा क्रिस्टल क्या होगा, हमारा बन के तैयार होगा। समझे कि नहीं समझे यार, ये जो स्ट्रक्चर हमने बना, लैटिस पॉइंट को, कुछ लैटिस पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया, मिला दिया, और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये थ्रू आउट पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। समझे कि नहीं, तो यूनिट सेल समझ आया। ये क्या होता है, जैसे मान लो यार, हमारा ये दीवार है, ये रूम है, ये रूम हमारा मान के चलो कि ये क्या है, क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल लैटिस है। ये कमरा हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ये किस चीज़ से बना है यार, ब्रिक से बना है, ईंट से। अब देखो ईंट का एक क्या होता है, रेगुलर पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न होता है ना। एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखेंगे, उसके ऊपर तीसरा रखेंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट वाला रखेंगे, ऐसे रखते 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 हमने क्या कर दिया, दीवार बना दिया। ऐसे ही ईंट को एक के ऊपर एक रखते हुए क्या कर दिया हमने, पूरा रूम बना दिया। ऐसा तो है नहीं कि एक ईंट यहाँ पे है, एक ईंट नीचे है, ऐसे घर बनता है, नहीं बनता है। एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न। रोड देखो ना, रोड, ये देखो टाइल्स है यार, ये देखो टाइल्स, इसका एक क्या है, फिक्स पैटर्न है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगा हुआ है। तो एक ये जो सिंगल टाइल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक, यूनिट सेल, यूनिट सेल ही क्या करता है, पूरे थ्रू आउट क्रिस्टल में रिपीट करता है, जिसके रिपीट करने से ही हमारा क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। समझ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक, अगर ABCD हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, ABCD, तो यूनिट सेल हमारा क्या होगा, यूनिट सेल हमारा क्या होगा, ABCD हमारा यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से मेन हमारा मुद्दा क्या होगा, चालू होगा। ठीक, ये इतना लिखे वो मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए, अच्छा आपके सिलेबस में क्या है यार, केवल 3D यूनिट सेल के बारे में या 1D 2D भी है? सिलेबस पता है किसी को? सिलेबस नहीं पता है? पिछली बार तो यार 1D 2D भी दिया हुआ था, तो 1D 2D पढ़ा दिया जाए, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। हाँ, सिलेबस है CUT का। अरे कुछ फॉलो नहीं करता यार, कहीं से भी पूछ देगा, हटाओ, थोड़ा देर का टाइम है, 1 डायरेक्शनल 2 डायरेक्शनल भी पूछ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल के क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से?
हैं? परमिटिविटी स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव होता है, हाँ परमिटिविटी नहीं, परमिटिविटी कुछ होता है ना यार, फिजिक्स में होता है। अरे परमुटेशन कम्बिनेशन मैथ्स में होता है ये देख, नहीं तो वो केवल 3D के लिए यूज होता है यार। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हमने बोला, डायमेंशन के बेसिस पे यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट वाला क्या है? 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1D बोलते हैं, ठीक है? क्यों भाई विमल, क्या बोलते हैं इसको? विमल, दाने दाने में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यार? 1 डायमेंशनल। अब देखो होगा क्या कि इसके अंदर क्या होता है, जो लेटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट होगा ना, केवल और केवल एक डायमेंशन में होगा। जैसे हमने क्या किया, एक डायरेक्शन में लेटिस पॉइंट बोल दो, एटम बोल दो। अब हमने क्रिस्टल पढ़ रखा है, तो लेटिस पॉइंट पे ही हमने किसको बैठा दिया है? एटम को बैठा दिया है। तो ये देखो एक डायरेक्शन में है, ठीक है, ये क्या है? एक डायरेक्शन में है, ये सारे के सारे क्या हैं? एटम, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन में है केवल और केवल। जैसे मान लो हमने चौक क्या कर दिया इसको, अब ऐसे भी नहीं बिछा सकते यार, ये इसका ब्रिथ है, थोड़ा सा हाइट भी आ जाएगा। मान लो ये छोटा सा प्लेट है, सिक्का है, सिक्का ऐसे बिछा दो, एक डायमेंशन में हुआ ना, ठीक है, केवल लेंथ कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक पैरामीटर का क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है। ओनली 1 पैरामीटर required to represent 1D यूनिट सेल, ठीक है। वो पैरामीटर क्या होगा यार? वो पैरामीटर क्या होगा? कौन सा पैरामीटर इस 1D यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है? कैसी लेंथ? इंटर एटॉमिक लेंथ। कौन सी? इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक लेंथ कहाँ से लिया जाता है यार? न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक लेंथ। तो हमने अगर बोला है कि ये इंटर एटॉमिक लेंथ ए है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही पैरामीटर होगा, कौन सा? ए, ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा क्या है? 1D यूनिट सेल। चलिए नोट करें। तो 1D यूनिट सेल कौन सा आइटम बनाता होगा? हाँ 1D यूनिट सेल हाँ, कौन सा आइटम बनाता होगा? एटम मतलब कि कौन सा सब्सटेंस में 1D यूनिट सेल बनता है? किसी भी हो सकता है यार, कोई भी एटम उठाओ 1D में अरेंज कर दो। तो सर अगर मतलब कि छोटा से छोटा आइटम नहीं होगा ना 1D का अरेंजमेंट, क्योंकि उसमें तो फिर लेंथ और अच्छा ठीक है। पत्थर नहीं रखना है, एटम रखना है, ग्लास नहीं रख देना है कि उसका ब्रिथ भी होगा, ठीक है। चलो यार मिटा दें इसको, मिटाया जा। अब भाई लालू प्रसाद यादव, बाल तो कटवाए हो एकदम लालू जैसे। बिहार के हो ना? बिहार के हो? हाँ, अच्छा बिहार के कितने लोग हो इसमें से? बिहार का कोई नहीं है, सब इधर ही लोकल हो? दौड़ा के मारोगे तब तो डरना पड़ेगा तुम लोगों से। मिटा है। अब दूसरा क्या है यार? दूसरे टाइप का क्या है? 2 डायमेंशनल है, ठीक है। दूसरा क्या है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा यार, हम लोग क्या करेंगे, एटम्स को कैसे अरेंज करेंगे। हमने ये एटम्स को क्या कर दिया, एक डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। अब इसके नीचे एटम को रख दो। अब ये देखो 2D में अरेंज हो गए कि नहीं हो गए यार? ये क्या हो गए? 2D में अरेंज हो गए कि नहीं हो गए? अब अगर हम इनके न्यूक्लियस को क्या करें, स्ट्रेट लाइन से मिलाएं। हमने एक यूनिट उठा लिया और ये क्या कर दिया, एक लाइन से इसको हमने मिला दिया, तो ये क्या बनाएगा? कुछ ऐसा बनाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें क्या होता है यार, ये ए, ये ब्रीथ बी और ये एंगल थीटा, ठीक।
अल्फा ना सर। ना ना, वो तो 3D में होता है अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये एंगल क्या होगा, लेंथ और ब्रीथ। हाँ स्क्वायर तो डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं मान लिटरली। अरे भाई 90 डिग्री मान लो या कुछ भी, इसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे यार। ये 4 लाइन से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो यार। ये 4 लाइन से मिलके, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है। अब ये स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी बाद में बनेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, पैरामीटर कितने होते हैं यार, एक हमारा लेंथ, दूसरा कौन बोला दो, अबे तुम्हारी आवाज़ बहुत दिन बाद निकली, सीधा ये बोली है। कितने पैरामीटर हैं बता, कितने पैरामीटर हैं इधर, इसको अगर रिप्रेजेंट डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स हैं। हाँ अरे 3 है यार। ए काला जादू पढ़ोगी भाई पीछे से। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से, कितने पैरामीटर यूज होंगे यार, 3, कौन कौन से, लेंथ, ब्रीथ और एंगल थीटा, क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब इस तीनों पैरामीटर के बेसिस पे 5 टाइप के यूनिट सेल बनते हैं किसके अंदर, 2D के अंदर, ठीक। कितने टाइप के, 5 टाइप के। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, 3D में तो आप लोग जानते हो यार, 3D में आप लोग जानते ही हैं, ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस पढ़े होगे। तो 3D में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं, 14 होते हैं ना, 7 टाइप के बनते हैं और 4 उनका सबका टाइप होता है, ठीक। तो टोटल कितने ब्रेविस लैटिस 3D में होते हैं, 14। 2D में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं यार, 5। 2D में कितने होते हैं, 5। तो इस चीज़ को याद रखना है, इसको भी बता देना, इतना नोट कर लो। हाँ ब्रेविस लैटिस बता रहे हैं, अभी उसी को बता रहे हैं, आगे डिफाइन करेंगे पूरा। बताएं यार, चलो हो गया इतना, ऐसे ऐसे ही सारा कर रहा है। घर कहाँ है तुम्हारा, घर कहाँ है, अच्छा तुम बोले बिहार के, वो तो तुम बोल रहे हो नहीं, तो झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट था ना यार। ठीक है मिटा दें यार, सबका हो गया, चलिए। तो देखो इसमें पैरामीटर के बेसिस पे कितने यूनिट सेल होते हैं 2D में, 5। पहला कौन सा होता है, स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, हाँ स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट सेल कैसा होगा यार, स्क्वायर यूनिट सेल कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर जैसा होगा। स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर में क्या होता है यार, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो A इक्वल टू क्या होगा, B, और थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, ठीक है। अब देखो यार, पहले इससे क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले किसी भी कंपटीशन में इन सब से क्वेश्चन नहीं आता था। ये JEE एडवांस वाले एक बार नाटक कर दिए, उठा के पूरा कंसेप्ट ही दे दिए इसका, और जब से JEE एडवांस वाले दिए तब से हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो पहला क्या है हमारा, स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल में क्या होगा, AB क्या होगा, बराबर होगा, सारी लेंथ्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और थीटा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर, ठीक। अब अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यानी कि ये रेक्टेंगल जैसा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा यार, A नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर है नहीं है, लेंथ और ब्रीथ क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन थीटा अभी भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा अभी भी क्या है, 90 डिग्री है। चलिए अब इसके बाद तीसरा क्या है, हेक्सागोनल। चलो हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोन बनाओ, ये सबका ऊपर हो गया, हेक्सागन बनाइए, हेक्सागन सारे लोग बनाओ। पानी है किसी के पास यार,
हेक्सागन बनाइए। बना? बना भाई हेक्सागन। हेक्सागन कैसा होता है भाई 2D में? हेक्सागन देखो 3D में भी होता है, 2D में भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ऐसा होता है ना कुछ, ये होता है ना हेक्सागन? नहीं सर, क्या होता है? ये रोम्बस रोम्बस है। या तो रोम्बस। अच्छा, हेक्सागन नहीं होता है, कुछ ऐसा ही होता है, केवल एंगल उसमें क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। अरे कदा वो 3D का होता है, 3D वाला। सर वो 3D का सर बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो हेक्सागन होगा ना, वो 2D में होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अरे यार ये वाला जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ये वाला 3D का ही है। एक ऐसा नीचे ऐसा होगा ना, यही तो पढ़ के आते हो। सर ये हेक्सागन हाँ तो ये क्या है? एक दो हेक्सागन को मिला नहीं नहीं, ये क्या है ये बताओ? ये ऊपर वाला हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, और ये क्या हो जाता है? दोनों आपस में मिल जाते हैं 3D में। भाई 3D में हेक्सागन यही ना हम लोग पढ़ते हैं बे। हेक्सागन क्रिस्टल 3D में क्या होता है? अच्छा हाँ। अबे 3D में जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसी हेक्सागन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? 2D में देख, इसको बनाना क्या होता है, 2D में थोड़ा सा मुश्किल होता है 2D में इसको बनाना, क्योंकि ये बनता 3D में है। जब तक हमारे पास ये अरेंजमेंट होता है ना एटम्स का, ये क्या है? एटम्स का अरेंजमेंट है। जब तक हम एक बीच में नहीं रखेंगे इसके ऊपर, हेक्सागन नहीं बनेगा, ठीक? तो 2D में बात करते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर उधर होता है, बस ध्यान आपको रखना है कि क्या होना है, एंगल वहाँ पे 60 डिग्री होता है। एंगल क्या होता है? 90 डिग्री ना होके क्या होता है? 60 डिग्री होता है, समझे? तो केवल एंगल याद रखना है। ये है अरे जैसा भी बने हेक्सागन का स्ट्रक्चर, तुम स्ट्रक्चर देखो, ये आपको एंगल क्या दिख रहा है? ये 60 डिग्री दिख रहा है, ये कुछ इसी के सिमेट्रिक कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है, थोड़ा सा अजीब होता है बनाने में, लेकिन ऐसा ही होता है। 60 डिग्री केवल आपको एंगल क्या कर देना है? दिखा देना। देख हाँ, देख हेक्सागन का, देखो जल्दी देखो, देखो देखो सारे लोग देख लो, पता है तुमको? देखो तुम भी देखो, हाँ हाँ देखो देखो, नहीं दिखा रहा है? ज़्यादा आगे का दिखा। अरे बेटा 2D में कोई भी स्ट्रक्चर बनाइए, थीटा को 60 डिग्री दिखा दो, हेक्सागोनल बन जाएगा, समझे? अरे मैथ्स में स्ट्रक्चर पढ़े के नहीं आए हो यार? आप थीटा को क्या कर देंगे? 90 डिग्री दिखा देंगे। देखो हेक्सागोनल और स्क्वायर में अंतर क्या होता है? 3D का दिखा रहा है यार, फिर हेक्सागोनल देखो देखो कैसा बना हुआ है, वो देखो उसके, देखो देखो वो कैसा बना हुआ है। अरे यार, अच्छा तुम लोग को मज़ा आता है ना टीचर को ऐसा ये करने में? हाँ, कभी गलती से करना मत ऐसा दोबारा। देखो हेक्सागन और स्क्वायर में अंतर क्या होता है यार? ए और बी दोनों क्या होंगे? स्क्वायर में भी बराबर होते हैं, लेंथ हेक्सागन में भी क्या होगा? बराबर होगा। चेंज केवल क्या होता है? स्क्वायर में थीटा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो जिस तरीके का मर्जी हो स्ट्रक्चर बनाइए, थीटा को 60 डिग्री बना दीजिएगा, वो बन के क्या आएगा? हेक्सागोनल ही बन के आएगा, लेंथ बराबर होनी चाहिए। आ रही है समझ में? ये अभी फिर भी ये अटका हुआ है, वो 3D में है, वो 3D में है। आप देखो यार क्या होता है ना, स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, वो जो आप कर रहे हैं ना, ये जो 6 वाला होता है वो क्या होता है? उसको पर्टिकुलर हेक्सागन बोलते हैं। लेकिन अगर हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करें 2D में, तो केवल आप थीटा को 60 डिग्री कर दो, वो क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ गए? थीटा को कितना करना है आपको? केवल और केवल 60 डिग्री करना है। अब चाहे जिस तरीके से आप कर लो, ए और बी बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए बी छोटा करके कर दो ना, ए और बी बराबर करके थीटा 60 डिग्री करोगे, कुछ ऐसा ही बनेगा। चलो बना लो।
इतना डिटेल आएगा, हाँ इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा, ये डिटेल है। तब तो है। चलो अब रोम्बिक यूनिट से एडिंग करो, रोम्बस बनाओ एक तो। तो रोम्बस यही हो, बस साइड इक्वल होना चाहिए। साइड इक्वल होना चाहिए। फिर अभी भी भटक रहे हो यार तुम लोग। ये सबका हो गया ना बेटा? हाँ अच्छा, जाना ना तो इस पर घर पे रिसर्च करना है, ठीक है। अगर 10 स्ट्रक्चर खोजोगे तो 10 में 5 आपको ऐसा दिखेगा जरूर। और कुछ नहीं तो केमिस्ट्री ऊपर रिसर्च करेंगे। हाँ और कुछ नहीं तो केमिस्ट्री ऊपर रिसर्च। हाँ। इतना खराब टाइम नहीं होता है। इतना ख़राब टाइम नहीं है। नहीं सर, बाप से बात। हाँ कभी जेई वालों के क्लास में बैठना, तुमको हम केमिस्ट्री सिखाएंगे, ठीक है। सर इसलिए तो ये देखो रोम्बिक यूनिट सेल में क्या होता है, ए और बी क्या होगा, बराबर होगा, और थीटा ना तो 90 डिग्री होगा और ना ही 60 डिग्री होगा। समझ गए? अब समझ आया कि वो क्या था, ये क्या था। हाँ 2 डायमेंशनल में ये ए और बी लिखा गया है, तो 2 डायमेंशनल के लिए लिया गया है, लेंथ और ब्रीथ है यार, हाइट थोड़ी लिया गया इसमें। और देखो नेक्स्ट वाला क्या है, पांचवा, 4 हुए ना, पांचवा क्या है, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। यूनिट, ठीक है। अब पैरेललोग्राम यूनिट सेल में क्या होता है यार, ना तो ए बी के बराबर होता है और ना ही थीटा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल इन 2D, ठीक, समझ गए। पैरेललोग्राम यूनिट सेल जो होता है उसको क्या किया जाता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 2D में मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल क्या है, पैरेललोग्राम, और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सा है, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल, सिमेट्री सबसे ज़्यादा किस में है, स्क्वायर वाले में, ठीक है, समझ गए। अब ये 5 टाइप के यूनिट सेल हमें 2D में दिखने को मिला, इन्हीं 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 ब्रेविस लैटिस इन 2D, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि 2D में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं तो क्या बताएंगे आप, 5। पानी और किसी के पास नहीं है? हाँ जा ले। हाँ सर, हेलो, अरे हम क्लास में सर, अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो भाई 3D, अब 3D यूनिट सेल का हेडिंग करिए। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ यार, हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग करिए 3D यूनिट सेल। बेटा बेटा दे, हो गया सबका? देखो 3D यूनिट सेल क्या होता है यार, 3D यूनिट सेल को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, क्यूब से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूब से। बेसिकली क्यूब ही क्या करता है, एक 3 डायमेंशन में हमें एक यूनिट सेल को डिफाइन करता है, ठीक। तो ये हमने क्या ले लिया, एक
क्यूब बना लिया, ठीक है। एक हमने क्या कर लिया, क्यूब बना लिया। हमने बोला कि अब बताओ यार, क्यूब की प्रॉपर्टी तो सबको पता है। क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है, सबको पता है ना, क्या होते हैं। तो हमने ये क्या है, सारे एज लेंथ है, तो हमने एज लेंथ ले लिया ए, बी और सी, 3 एज लेंथ होगा। और इसमें हर एक एज लेंथ के सामने इंटरफेसियल एंगल होते हैं। क्या होते हैं, 2 एज लेंथ के बीच में क्या बनता है, इंटरफेसियल एंगल बनता है। यानी कि ये एज लेंथ के बीच में, ये देखो फेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये एज, ये दोनों एज क्या कर रहे हैं, फेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेसियल एंगल। तो ए के सामने वाला अल्फ़ा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा, ठीक। तो कितने पैरामीटर हुए यार, कितने पैरामीटर हुए, 6 पैरामीटर। आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन 3D यूनिट। समझ गए, समझे कि नहीं समझे यार। अब इसमें लेंथ के बेसिस पे कौन कितने पैरामीटर होंगे, 3, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी, लेंथ ब्रीथ और हाइट, ठीक। और फेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल की बात करें तो कितने इंटरफेसियल एंगल होंगे, 3, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक। तो 6 पैरामीटर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और इन 6 पैरामीटर के बेसिस पे कितने लैटिस बनते हैं, 7। कितने लैटिस बनते हैं, 7, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर 7 का बताते हैं। ठीक है, हो गया, मिटा दें यार। तो अब इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे सबसे पहला जो 3D का यूनिट सेल बनता है वो क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। मिटा दें इसको, वो लिख रहा है यार। तो सबसे पहला कौन सा है, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल में देखो क्या होता है यार, हमने क्या किया, एक ठो नॉर्मल सा क्यूब बना लिया। क्या कर लिया, ये हमने, अच्छा किसको किसको क्यूब बनाने नहीं आता है, हाँ किसको किसको क्यूब बनाने नहीं आता है, सबको आता है। अब देखो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है यार, सारे एज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए और बी और सी तीनों लेंथ के मेजरमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सारे एंगल कितने होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल आप NCERT में पढ़ लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल दिया होगा, तो एक एग्जाम्पल क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब इसमें दूसरा जो आता है वो क्या आता है यार, टेट्रागोनल। हाँ चलो यार सारे आ जाएंगे। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब देखो हमें क्या करना है यार, ये जो छत है ऊपर वाली, ये देखो ये छत ऊपर वाली है ना, केवल इसको क्या कर दो, ऊपर कर दो। ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब के छत को क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, टेट्रागोनल बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ही ये बनेगा। हमने क्या कर दिया, क्यूब के छत को ऊपर कर दिया, देखो कर दिए। सेम क्यूब को पकड़ के ऐसे खींच दिया। एक आता है यार, आप बचपन में देखे होंगे, कागज़ का एक वो बनता है ना, जैसे घर उर में टांगा जाता है, घर उर में जैसे टांगा जाता है, वो आप देखे होगे ना, ऐसे आप फोल्ड करोगे तो वो नीचे चला जाएगा, और जैसे ऊपर से पकड़ के ऐसे खींचोगे वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वैसे ही इस स्क्वायर को पकड़ के क्या कर दो, ऊपर से खींच दो। अब स्क्वायर को जब आप खींचोगे तो देखो
ए और बी तो क्या है, सेम है, लेकिन सी क्या हो गया है, बढ़ गया है। ए और बी क्या है, सेम है, सी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, लेकिन सी इनके बराबर नहीं होगा। हेलो हेलो, हो गया कहाँ तक थे? ये हो गया सबका यार। चलिए इसके बाद क्या है, हेक्सागोनल। मिटा दें इसको दोनों। देखो यार यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, सेम है। ये सी क्या हो गया, केवल बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। लेकिन एंगल अभी भी क्या है, 90 डिग्री ही है। तीनों के तीनों एंगल अभी भी क्या है, 90 डिग्री ही है। तो अल्फा, हाँ अरे तो 90 डिग्री ही तो होता है यार, क्या लिखा हुआ है, ये तीनों इक्वल है 90 डिग्री का। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, टेट्रागोनल हुआ। ठीक, इसके बाद क्या होगा, हेक्सागोनल। हेडिंग करिए हेक्सागोनल, मिटा दें। तीसरा क्या है, हेक्सागोनल। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हेक्सागन बना रहे थे ना, अब आएगा। अब केवल इस छत को क्या कर देना, ये देखो छत अभी क्या है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, इसको हेक्सागन में कन्वर्ट कर दो। सेम रहेगा, केवल इसको ऊपर वाला क्या कर दो, पार्ट हेक्सागन में कन्वर्ट कर दो। तो हेक्सागन कैसा होता है, हाँ भाई दोनों छत, फर्श भी और छत भी दोनों बदलना है। ठीक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो वैसा बनेगा, हाँ चल जोड़ लेना जो भी जोड़ना है, बन गया ना यार, लालटेन जैसा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है यार बालक, इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए और बी देखो ये अभी भी बराबर है, सी केवल क्या हो गया, चेंज हो गया है। सी क्या हो गया, चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। गामा हमारा क्या होता है, 120 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये गामा है, कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक, और अभी भी इसके सामने वाला 90 डिग्री, इसके सामने वाला 90 डिग्री, इसके सामने वाला 90, इसके सामने वाला 90, ये केवल चेंज हो गया 120। ठीक, नोट करो, समझ गए। तो ये सारे पैरामीटर याद कर लेना यार, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, इसका ट्रिक विजय सर बताएंगे तुम लोगों को। 1 काटो, 2 काटो, 3 काटो, पता नहीं कैसे बताते हैं। 1 कट, 2 कट, 3 कट। हाँ हाँ हाँ, हाँ खुद का सूत्र बताओ, सामान्य सूत्र बताओ, हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। चलो नेक्स्ट इसमें क्या है यार, ऑर्थोरोम्बिक।
अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ, वो एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला। अब हो गया, ठीक है। चौथा क्या है यार? ऑर्थोरोम्बिक। अरे चुप हो जाओ भाई। अब देखो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल जो होता है ना, इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको याद कर लीजिए। ये कैसा होता है? लाइक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी जो होती है ना, ये माचिस की डिब्बी जैसा होता है। माचिस के डिब्बी में क्या होता है यार? सारे लेंथ क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। सारे लेंथ क्या होते हैं? क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। लेकिन एंगल सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। पनिया गए थे, लाए थे। ये कब का पानी यार? किसका है? आज ही का। चलो छोड़ दो, वैसे ही जाने दो, छोड़ दो यार, जाने दो। अब इसके बाद कौन सा है यार? पांचवा जो है हमारा रोम्बोहेड्रल। ठीक है, पांचवा कौन सा है? रोम्बोहेड्रल। कल इसको याद करके आ जाना, समझे कि नहीं? क्या हुआ? अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है यार? इसको समझिए कि ये क्या है? डिस्टॉर्टेड क्यूब है। क्या है? डिस्टॉर्टेड। अरे किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा के उसके शेप को क्या कर दो? बदल दो। ठीक। तो डिस्टॉर्टेड क्यूब का मतलब समझ रहे हो? जैसे हमने क्या किया? एक क्यूब बनाया, कागज़ का हमने क्या किया? एक क्यूब बनाया। अब क्यूब बनाया तो उसमें ए बी और सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करें? ऊपर से फोर्स लगा दो, उसको क्या कर दो? ऐसे हाथ से दबा दो। अब हाथ से दबाओगे वो थोड़ा बहुत पिचक जाएगा या जैसा भी हो जाए, लेकिन ए बी और सी लेंथ तो वही रहेगी ना यार। ऐसा तो होगा नहीं कागज़ बढ़ जाएगा या कागज़ छोटा हो जाएगा, लेंथ तो वही रहेगी। ठीक। अगर हमने बोला कि हमारे पास ये 1 मीटर की क्या है? रस्सी है, तो या तो आप इसको ऐसे रखिए तो भी ये क्या है? 1 मीटर का है, और इसको ऐसे लपेट के इसको छोटा कर दो तो भी एक ही मीटर का है। अब इसको बड़ा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 ही मीटर का होगा। तो लेंथ तो वही रहेगी इस रस्सी की। तो डिस्टॉर्टेड क्यूब क्या है कि हमने कोई क्यूब बनाया और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, जिसके वजह से उसके एंगल क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो जो रोम्बोहेड्रल होता है उसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, लेकिन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक। चलो केवल एंगल क्या होगा? बदल जाएगा, बाकी लेंथ के मेजरमेंट सेम रहेंगे। अल्फा बीटा और गामा सेम ही रहेगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं रहेगा, केवल बदल जाएगा। अरे एंगल बात वही ना, एंगल को देख, नाम उसका है यार अल्फा बीटा गामा, वो कैसे बदलेगा? हो गया। अब इसके बाद कौन सा आता है यार? मोनोक्लिनिक। इसके बाद कौन सा आता है? कौन सा आता है भाई, बोलोगे? मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट क्या आएगा? छठवां क्या आएगा? मोनोक्लिनिक। छठा कौन सा आएगा? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। अब मोनोक्लिनिक में क्या होता है यार? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फ़ा और बीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा और गामा 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोक्लिनिक। इसके बाद क्या आता है? ट्राइक्लिनिक। सातवां क्या आता है?
ट्राई क्लिनिक में क्या होता है? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री नहीं होगा। समझ गए? तो अगर हम बात करें मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो हमारा यूनिट सेल है 3D का, वो क्या है? ट्राई क्लिनिक। और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है? क्यूबिक। ठीक, चलो, तो ये 7 हो गए, ये क्या हो गए? 7 हो गए। अब इन 7 के क्या होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। ये किसके बेसिस पे थे? मेजरमेंट, लेंथ के मेजरमेंट और हाँ पैरामीटर बोल सकते हो, लेंथ और एंगल के बेसिस पे। अब हम लोग इसके 4 टाइप और बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अब हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा यार? यूनिट सेल में एटम होता है। अब एटम कहाँ कहाँ रखा हुआ है इसके बेसिस पे? FCC, BCC और बी इधर 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 बीसीसी बोल रहे थे आप, सुने कहाँ? अच्छा, हम लोग के टीचर थे NV सर, NV सर। NV सर BCC नहीं लिखते थे, BC लिखते थे, FCBC। NV सर को जानते हो? नितिन विजया सर को नहीं जानते हो? इतना जानते ही तो फिर यहाँ पर नहीं। अरे जानना तो चाहिए यार, वहाँ जाने का मतलब क्या है कि जो जान वहाँ जाएगा वही जानेगा। चलो मिटा दें, ये सबका हो गया, याद कर लोगे ना? क्या ही किया जाएगा, मैनेज करना ही तो ज़िंदगी होता है। अब बताओ, तुम लोग का एक एक चैप्टर 2-2, 3-3 दिन में ख़त्म करना है, हम लोग भी तो मैनेज कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को भी मज़ा आता है। आओ 1.5 घंटे की क्लास है, 1 घंटा आराम से चिल करो, 1 घंटा पढ़ाओ, 10 दिन पढ़ाओ चैप्टर, कुछ जाता है। लेकिन अब क्या मैनेज कर रहे हैं, 2 ही दिन में ख़त्म करना है यार। तो अब देखेंगे इसके टाइप हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ठीक है, एटम्स के लोकेशन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहला इसमें कौन सा यूनिट सेल बनेगा यार? प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक? प्रिमिटिव, क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये 3D का पार्ट है, ये किसका टाइप है? 3D का पार्ट है, यानी कि क्या होगा? क्या होगा? क्यूब बनेगा। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव, अरे देख लो यार, लिखे पड़े हो गया, लिख ही लो पहले। हो गया, आ रही है समझ में? अब हो गया ना, बंद कर दो लिखना। अब देखो प्रिमिटिव में क्या होता है यार कि ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर्स ओनली। केवल और केवल सारे एटम किधर लोकेटेड होंगे? कॉर्नर पे। तो हम क्या करेंगे? एटम्स को उठाएंगे और कॉर्नर पे रख देंगे। अच्छा, कितने कॉर्नर होते हैं यार क्यूब में? कितने कार्बन होते हैं? सॉरी, कॉर्नर होते हैं 8। तुम बताओ कितने एज लेंथ होते हैं? हाँ, एज कितने होते हैं? एज तुम बताओ, एज कितने होते हैं? पहले जाके क्यूब का सारा वो पढ़ लेना यार। तुम बताओ फेस कितने होते हैं? हाँ, इंटरफेसियल एंगल कितने होते हैं? इंटरफेसियल एंगल बताओ कहाँ से 8 होगा इसमें?
अरे 2 फेस के बीच में बनने वाला एंगल इंटरफेसियल एंगल होता है यार। 6 फेस हैं। अरे 2 को जब मिलाओगे ऐसे 2 फेस को तो 1 बनेगा। तो 6 हैं तो 2-2 का जोड़ा बनाओगे तो 3 बनेगा ना यार। अभी पीछे से अल्फा बीटा गामा पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी कह रहे हो 12, अभी कह रहे हो 8। कितने इंटरफेस? क्या हुआ? हमने बोला कि क्यूब में इंटरफेसियल एंगल कितने होते हैं, समझ गए? तो ये हमारा क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमेशा याद रखिएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे वो कहाँ रखे होंगे? केवल और केवल कॉर्नर पे। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी यूनिट सेल होगा एटम्स कॉर्नर पे जरूर रखे जाएंगे, ठीक? बाकी जितने यूनिट सेल आएंगे कॉर्नर के अलावा अलग अलग जगह पे एटम रखा जाएगा, उनका नाम बदलेगा, लेकिन हर एक 3D यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम को रखना नेसेसरी है। हर जगह कॉर्नर पे आपको 8 दिखेंगे, यानी कि 8 के 8 तो हमें पक्का एकदम रख ही देना है। उसके अलावा जो होगा चेंजिंग उसको बताया जा रहा है, ठीक? अब इसके बाद जो दूसरा आता है वो क्या आता है? बॉडी सेंटर्ड। क्या आता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होगा यार, इसमें क्या होगा? जो एटम्स होंगे अभी हमने बताया कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ साथ में सेंटर ऑफ द क्यूब पे होंगे। तो हमने क्या कर दिया, अब ये देखो कॉर्नर पे तो होगा, अब साथ में क्या होगा? इस क्यूब के बीच में एक आ जाएगा, ठीक? इस क्यूब के बीच में, जैसे मान लो कि इस रूम को अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यूब एज्यूम करते हैं, तो 8 कॉर्नर पे हो जाएंगे। एक कहाँ होगा? ये जिधर मोबाइल टंगा हुआ है ना, उधर देखो वहाँ पे होगा, ठीक? ये देखो क्या है, बॉडी ट्रायंगल के बीच में है ना, ये सेंटर है। इस पूरे रूम का सेंटर क्या है? ये फ़ोन मान लो, ठीक? तो वहाँ पे होगा, नीचे नहीं, वहाँ पे होगा। नीचे आ जाएगा तो वो फेस पे चला जाएगा, वो बीच में होगा, ठीक है? तो ये वाला जो है वो कहाँ है? तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर में भी होगा, ठीक है? चलो यार नोट कर लो, तेज बच्चे हो तुम लोग। बेटा हो गया बेटा? अब इसके बाद कौन सा आता है यार? फेस सेंटर्ड। FCC, ठीक है? अब इसमें क्या होंगे? एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, हर एक फेस के सेंटर पे होंगे, हर एक फेस के सेंटर पे। तो ये देखो ऊपर वाला फेस, ऊपर वाला छत, इसके सेंटर पे, ये साइड वाला फेस इसके सेंटर पे, ये इधर साइड वाला फेस इसके सेंटर पे, ये नीचे वाला फर्श इसके सेंटर पे, और एक देखो पीछे वाला है, पीछे वाला भी तो फेस है, तो एक इस पे और एक ये देखो आगे जो निकला है एक इसके सेंटर पे। तो टोटल कितने हो गए यार? 8 ये 6 ये, टोटल कितने आइटम रखे जाएंगे? 14 रखे जाएंगे। हाँ, अरे एक पीछे वाला, एक पीछे वाला, समझे? एक ये वाला दिख रहा है ना इधर, ये वाला रेंज, ये वाला एक उसका है, और एक ये देखो सामने दिख रहा है ना इधर, दिख रहा है कि नहीं? ये दिखता नहीं है, यस सर का बोल रही है, इसको इमेजिन करना पड़ता है। ये हमको नहीं दिखता है, तुमको किसे दिखेगा? ठीक है, हम भी तुम ही लोग जैसे रट्टा मार ली कि एक आगे एक पीछे। हो गया? तो अब देखो एटम्स कहाँ कहाँ रखे जाएंगे यार? कॉर्नर्स पे, इसके साथ साथ प्लस ऑल
फेस सेंटर्स पे, ऑल फेस सेंटर्स पे, ठीक है। एक ये हुआ, चौथा कौन सा होता है यार? चौथा जल्दी बता दो यार। इंड सेंटर। इंड सेंटर्ड। अब इसमें क्या होगा यार? इंड सेंटर्ड यानी कि अल्टरनेट फेसेस पे क्या रखा जाता है? एक एक एटम्स को हम लोग रख देंगे, या अपोजिट, दो अपोजिट फेसेस पे क्या रखे जाते हैं? एटम रखे जाते हैं। तो अगर हमने देखो इधर देख लो यार, 8 कॉर्नर पे हमने एटम रखा, इसके अलावा इंड सेंटर्ड में क्या रखे जाते हैं? 2 अपोजिट फेस पे। जैसे अगर इस रूम को हम क्यूब लेते हैं तो 8 कॉर्नर पे रखे जाएंगे, और अगर एक इस फेस पे रख रहे हैं, इस फेस के सेंटर पे, तो दूसरा एटम इसके अपोजिट सामने वाले, अगर उस पर रख रहे हैं तो उसके अपोजिट दूसरा वाला इधर आ जाएगा। अगर नीचे रख रहे हैं तो दूसरा वाला कहाँ जाएगा? इसके अपोजिट ऊपर चला जाएगा। तो हमने बोला कि एक ऊपर रख दो, ऊपर वाले फेस के, और एक नीचे वाले फेस के सेंटर पे रख दो। तो एटम्स कहाँ हो गए? सारे कॉर्नर्स पे, प्लस 2 अल्टरनेट फेस सेंटर पे, ठीक। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना होता है, हमारे सिलेबस से ये बाहर है। इंड सेंटर के बारे में हमें नहीं पढ़ना होता है। कोई भी जानकारी इसके बारे में पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक। तो इसको यहीं से भूल जाओ। चलो नोट करो यार। हाँ, नोट कर ले, हाथ मत नोट कर ले। ठीक है, मिटा दें? हाँ या ना बोलो यार। चलो अब हेडिंग करो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। देखो यार, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है पैकिंग के एफिशिएंसी को, ठीक, कि कौन सा यूनिट सेल कितना पैक्ड है, कितना खाली है। जो खाली होता है उसको वाइड बोलते हैं। वाइड के बारे में अगले क्लास में चर्चा किया जाएगा। यहाँ केवल पैकिंग की एफिशिएंसी के बारे में चेक करेंगे, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द efficiency ऑफ पैकिंग, ठीक है। ये पैकिंग के इफ़िशियंसी को बताता है, ठीक। तो अगर हम क्या करें, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है हमें 2D के लिए। किसके लिए? 2D यूनिट सेल के लिए। 2D 3D 1D के लिए पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकलता है, ठीक है। 1D के लिए पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकलता है क्योंकि पैरामीटर केवल एक ही है, नहीं निकाल सकते, ठीक। निकलता किसके लिए है? 2D के लिए, ठीक है। तो अब 2D के लिए जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है ना, वो 2D और 3D के लिए सेम ही है, केवल पैरामीटर बदल जाता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ऑल एटम्स ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल। एरिया ऑफ यूनिट सेल,
समझ गए? 2D में देखो क्या होता है, एरिया निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई यूनिट सेल है, अब उसके हर एक पॉइंट्स पे लोकेशन पे हमने क्या रखा है, एटम रखा है। तो यहाँ पे जो ये एटम रखा हुआ है ना, बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर हम बोलें कि हमारे पास स्क्वायर यूनिट सेल है, क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल है। स्क्वायर यूनिट सेल कुछ ऐसा होगा, हमने बोला कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल है। अब हम बोलें कि स्क्वायर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं यार, तुम बताओ पीछे कितने एटम होते हैं स्क्वायर यूनिट सेल में? हाँ, और पीछे 4। कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, तुम बताओ कितने होते हैं? 1 होता है। अच्छा तुम बताओ। 4 होते हैं, ठीक। ये 4 रख दिए। असली गलती तुम लोग यहीं करते हैं। ये कोई भी किताब लिखती है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, इसको समझना होता है। ये जो ऑल एटम लिखा है ना, ये क्या है, बाई मास हम लेते हैं। क्या लेते हैं? बाई मास। बाई मास एटम इस यूनिट सेल के अंदर कितना प्रेजेंट है, ये तो हमने रखा है, देखो रख दिया ना यार। तो इस एटम का ये वाला पार्ट केवल इसके अंदर आ रहा है ना, ये तो इसके बाहर है, 1/2 होगा। अरे कहता है स्क्वायर इसके पीछे, इसके साइड में, और दूठे इसके ऊपर, 4 पार्ट में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। तो 1/4 25% ही एक एटम का स्क्वायर वाले में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। समझे कि नहीं? 1/4 पार्ट ऑफ दिस एटम बाई मास पार्टिसिपेटेड इन दिस यूनिट सेल, ठीक है। इस यूनिट सेल में बाई मास अगर देखा जाए तो ये एटम केवल 25% ही क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। गलती मत करना कि 4 एटम रख दिए चारों कोने पे, 4 उठा कर रख दो ना। कितना करना है, केवल हमें इसका बाई मास देखना है। समझे कि नहीं? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में, बाई मास कितना, ठीक। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे यार, एरिया निकाल देंगे कितना प्रेजेंट है। तो अगर देखो 4 एटम था, यहाँ पे 4 एटम था, इसका 25%, इसका 25%, इसका परसेंट, इसका 25, टोटल 1 एटम आएगा इसके अंदर बाई मास। अब एटम को हम लोग क्या लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं। तो स्फीयर का एरिया उठा के रख दो, एक स्फीयर का एरिया उठा के उधर रख दो, और नीचे टोटल यूनिट सेल का, यूनिट सेल कैसा था, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया उठा के रख दो। समझ गए? जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D में आएगा। अब 2D में 5 टाइप है, 5 के लिए आपको निकालना होगा। 3D के लिए क्या करते हैं यार, पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D। अरे कोई दिक्कत आ रहा है इसमें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है फॉर्मूला? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? अभी कराएंगे इसको 1 by 1, तो आप लोग वो समझ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करेंगे 3D में, तो 3D में यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर थे लेंथ के, यहाँ पे लेंथ के कितने पैरामीटर थे, 2। तो इसीलिए हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। यहाँ पे लेंथ के कितने पैरामीटर हो जाते हैं, 3, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ABC आ जाता है। तब हम लोग क्या रखते हैं, एरिया की जगह पे यहाँ वॉल्यूम रख देंगे। क्या रख देंगे, वॉल्यूम। क्यूब के लिए वॉल्यूम यूज करते हैं ना, क्यूब का एरिया होता है, क्यूब का एरिया कितना होता है, क्यूब का एरिया तुम बताओ पीछे, क्यूब का एरिया कितना होता है? ये तुम पहले क्लास आती थी ना यार, ऐसा लग रहा हम जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे तो वो 1 आध साल पहले इधर थी क्लास में। हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम इधर छोड़ के बीच में भाग गई थी ना, आई हो। टोटल सरफेस एरिया होता है ना, एरिया नहीं होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम होता है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, 3D में क्यूब के जगह पे क्या रखेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए यार, समझे कि नहीं समझे? तो आप एक क्या करिए कि ट्राई करिए, जो हमारे पास 2D में क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल है, इसका आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, फटाक से निकालो एक बार, फॉर्मूले पे उठा के रख देना है केवल। हाँ, स्क्वायर है यार, तो स्क्वायर क्या होगा, निकाल लो। ये लेंथ हमें निकालना पड़ेगा ना, अभी बताते हैं। तेज बोल रहे हैं, भर जाना है।
क्या हुआ, कोई काम है ज़रूरी? जैसे सामान आ रहा है। अब गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं बुला रही ना कहीं बार? जा। निकालो जल्दी। अच्छा चलो बता देते हैं यार, ठीक है बता ही देते हैं। एक 1/A²। परसेंटेज में बताओ बालक। ये सबका हो गया, इस फॉर्मूले को नोट करिए। फिर एक बता देते हैं, स्क्वायर वाला बता देते हैं, उसके आगे वाला करना। नोट करो इसको जल्दी से। कपड़ा रखे थे यार, ले गया कपड़वा क्या? ये हो गया ना फॉर्मूला सबका? चलो बताते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर यूनिट सेल का। स्क्वायर यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा, एक समझ जाएंगे सारा आ जाएगा, ठीक? एक समझना है सारा आ जाएगा। हमें स्क्वायर यूनिट सेल बनाना है, तो हमने क्या किया, ऐसे 2D में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। किसको? एटम्स को, ठीक है। अब हमने एक यूनिट सेल बना दिया स्क्वायर वाला। ये हमारा क्या है, यूनिट सेल। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया A, B, C और D से। तो एक बात बताओ, अब हमेशा याद रखिएगा, एटम का जो शेप होता है ना वो कैसा होता है, स्फेरिकल होगा, ठीक है। ये बात तो यार बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो यूनिट सेल हमारा क्या होगा बालक, यूनिट सेल क्या होगा, ABCD। ABCD हमारा क्या है, यूनिट सेल है। ABCD हमारा क्या है, यूनिट सेल है। अगर हम एरिया ऑफ ABCD निकालें, एरिया ऑफ ABCD, अरे नीचे एरिया का ज़रूरत है, एरिया ऑफ यूनिट सेल नीचे चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक लेंथ चाहिए, कोई एक लेंथ चाहिए। एक लेंथ मिल जाए, कर देंगे स्क्वायर उसका। स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर ही क्या होता है, एरिया होता है। तो हमें लेंथ चाहिए, पीछे दिख रहा है। तो देखो ये हमारा एटम क्या स्फेरिकल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, R होगा, रेडियस R होगा कि नहीं। हमने बोला ये रेडियस इसकी क्या है, इस वाले एटम का रेडियस ये होगा R। और यहाँ से यहाँ तक इस एटम का रेडियस हमने बोल दिया कि ये भी क्या है, R। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, 2R हो गया। ये लेंथ कितना हो गया, 2R दिख रहा है। अब हमें एक लेंथ मिल गया, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। तो 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, 4R स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव नंबर इन यूनिट से, इफेक्टिव एटम इन यूनिट से, इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल। इफेक्टिव एटम का मतलब समझ रहे हो कि बाई मास कितने एटम प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में। तो अगर देखा जाए तो बाई मास कितना प्रेजेंट है, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। यही तो इफेक्टिव एटम है जो कि यूनिट सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बात मान के चलो कि ये मान लो रूम है, इसके कोने पे क्या कर दिएगा, एक एटम हमने रख दिया है। तब ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, अरे दो इसके, एक ये, एक इसके साइड में, दो और दो इसके ऊपर, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये कितना पार्ट इसका पार्टिसिपेट कर रहा है यार, 1/। ऐसे भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्क्वायर में ये एंगल क्या होता है, मैथ के भाषा में समझो, ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। 360 का कितना पार्ट है ये, 1/4। तो ये वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। तो 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 और 1/4 इसका, टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिव एटम यूनिट सेल में कितने हैं, स्क्वायर यूनिट सेल में कितने हैं, 1। समझ गए। अब एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है यार,
स्फीयर का एरिया बताओ। हाँ, इस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ जरा, तुम बताओ। हाँ, 4 पाई होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर का, एक स्फीयर का कितना होता है? तुम बताओ, पीछे तुम लोग बताओ। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर का होता है भाई? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? हाँ, सर्कल। अरे तो स्फीयर सर्कल में अंतर क्या है? हाँ, क्या होता है? स्फीयर और सर्कल में अंतर क्या होता है? एरिया बदल जाता है, एरिया बदल जाता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है? अच्छा, एटम स्फेरिकल होता है या सर्कुलर होता है? अरे कदा सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का पाई आर स्क्वायर होता है, समझे? तो यहाँ पे जो एटम का एरिया आएगा ना, आप सिंपल ये मान के चलो, एटम का जो एरिया होता है ना वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एटम का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर कोई बोले कि किसी एटम का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ एटम कितना होगा? एरिया ऑफ एटम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ पढ़ लो, इधर जो आंख चमका रहे हो ना तुम लोग, ई का हो गया, वो का हो गया, थोड़ा सा मैथ अगर पढ़े हो तो सारा कुछ आता। ठीक, और जाके इस पर भी सर्च करना, ये भी गलत नहीं है, इसको भी जाके खोजोगे ना तो ये भी क्या निकलेगा? सही है निकलेगा। ठीक है, इसके मन में चल रहा है कि जाएंगे तो सर्कल का खोजेंगे, स्फीयर का खोजेंगे, और कल सर से बोलेंगे। नींद आ रहा है? रात में सोते नहीं हो? अरे बेटे, हो चुका CUT तुमसे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एटम का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। कहा भाई विमल, बड़ा आंसर ही है यार। पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। हाँ, ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक। इतना जल्दी यार तुम लोग? तो मैथ्स आएगा ना यार, ऐसा थोड़ी है। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सही है। पैकिंग फ्रैक्शन डेंसिटी जाओगे भी, इससे बड़ा बड़ा खतरनाक आता है। हम तो सोच रहे थे कि डेंसिटी हटा दे, तुम लोगों को ना पढ़ाएं। डेंसिटी से क्वेश्चन आता नहीं है, नीट वगैरह में नहीं आता है, तो CUT में भी नहीं आएगा, JEE में नहीं आता। डेंसिटी से कंपटीशन में नहीं आता है। अरे तो ये डेंसिटी थोड़ी है, पैकिंग फ्रैक्शन से आता है। जिस समय हम JEE दिए थे उस समय हमसे पूछा था कि हमें अगर फर्श पे टाइल्स बिछाना है तो किस शेप का बिछाना चाहिए, स्क्वायर का, हेक्सागोनल का, किस शेप का बिछाना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग निकालते हैं किससे? किस चीज़ से निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन से ही। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल वही होगा। ठीक है, तो ये देखो, अब पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। कितना एटम प्रेजेंट है? एक। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना आया है? 4 आर स्क्वायर। ये कट गया, पाई बाई 4। पाई बाई 4 कितना होता है? 0.78। 0.78। तो पैकिंग इफ़िशियंसी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 78%। और खाली कितना होगा? वॉइड कितना होगा? 28%। समझ गए? तो अगर हम स्क्वायर पैकिंग की बात करें तो वहाँ पे पैकिंग इफ़िशियंसी कितना होता है? 78%। और बाकी जो खाली जगह बचता है वो कितना बचता है? 22%। ठीक, चलो नोट कर लो। नोट करो ना। ना अरे अभी इसके बाद तुम लोगों को करना है तो तुम लोग भाग रहे हो यार। अच्छा, होमवर्क। अच्छा, होमवर्क में आप लोग क्या करके आइए ना, हेक्सागोनल जो हमने 2D में बताया है। अब एक बात याद रखो, हेक्सागोनल जो 2D में बनाना ना, तो वो 6 मुंह वाला बनाना। ठीक, 6 मुंह वाला, ये वाला। ठीक, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन कभी उस पर नहीं निकलता है। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन हमें हमेशा इस वाले स्ट्रक्चर पे निकालना होता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं?
वहाँ पे एंगल केवल 60 डिग्री दिखाया गया था। पैकिंग फ्रिक्शन हमेशा इस वाले स्ट्रक्चर पे निकाला जाता है, ठीक है। छुट्टी कर दें यार। ढाई बजे हो गए। सर आप 1 घंटे 10 मिनट पढ़ाएं। हाँ, सर 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाएं। अब तो 1.5 घंटे की तो क्लास ही है आपकी अभी। 1:20 पे तुम खुद ही क्लास लेने आए थे यार। बैठे रहो बैठे रहो अभी। सर कुछ समझ नहीं आया। हाँ देखो, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे की जान लो ये क्या है।